गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी ने पिछले पाठ के क्रम में भूमि के महत्व को समझा। उससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है और हमारे लिए कितनी उपयोगी है, ये जाना। राष्ट्र के स्वरूप का दूसरा तत्व जन है, अर्थात भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य से है। पृथ्वी हो, मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। दोनों के मिलने से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। जन के कारण ही पृथ्वी को माता की उपाधि दी गई है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, या कहिए कड़ी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। ये भाव जब सशक्त रूप से जगता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में बढ़ने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ ये भाव नहीं होता है या नहीं है, वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बन जाता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। जैसे माता और पुत्र का संबंध होता है, दोनों में अटूट प्रेम होता है, ऐसे ही हमारी ये माता भूमि माता है और उसमें रहने वाले जन पुत्र हैं। अतः माता भूमि का और जन का अटूट संबंध है और उसमें माता के प्रति श्रद्धा भाव जग जाता है लोगों में। नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। ये प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर, इसी मजबूत दीवार पर राष्ट्र भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है, अर्थात चिरकाल तक राष्ट्र आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। अगर एक पुत्र अपनी माता के प्रति स्वार्थ भावना से प्रेम करता है तो कहते हैं उससे वो अधःपतन को जाता है। यही कर्तव्य हमारी अपनी माता पृथ्वी के प्रति भी है। उसके प्रति कुछ कर्तव्य हैं, उसका संरक्षण करना, उसको सजीव बनाना, उसको सुंदर बनाना, पेड़ पौधे लगा करके, ये हम सबका कर्तव्य है। उसको बचाना है प्रदूषण से। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है
उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी बार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा, कोई किसी जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, ऐसा कुछ भी धरती माता पृथ्वी पर रहने वाले लोगों, मनुष्यों के प्रति ऐसा भेदभाव नहीं करती है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। वो समान अधिकार से सबको एक जैसा सब सुख प्रदान करती है, सब साधन देती है जीने के। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत, नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। विभिन्नता में भी एकता है। बोली, भाषाएं, धर्म अलग अलग हैं, मगर सब मातृभूमि के लिए एक हैं। वो सब मातृभूमि के सभी पुत्र हैं वो, और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। ये नहीं कि एक वर्ग ही उन्नति करे, एक वर्ग का ही सारा अधिकार है, ऐसा धरती माता की तरफ से नहीं होता है। धरती माता में, धरती में, भूमि में जो भी उत्पन्न होता है वो सभी के लिए है। वो माता सबको एक जैसा प्रदान करती है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। अतः राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो संपूर्ण राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत है, असीमित है। सहस्रों वर्षों से, हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की किरणें, रश्मियां नित्य प्रातः काल इस संसार को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। कहने का तात्पर्य है, भूमि और भूमि पर रहने वाले जन का, रहने वाले लोगों का, मनुष्यों का अटूट संबंध है, और जन का उस भूमि
जो हमारी धरती माता है उसके प्रति कुछ हमारे कर्तव्य हैं। कर्तव्य है तभी अधिकार है। कर्तव्य के बिना अधिकार की कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि कर्तव्य और अधिकार एक सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकार कुछ पाना चाहते हो, धरती माता से प्राप्त करते हो, तो उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, कुछ दायित्व है, उसका संरक्षण करना हमारा दायित्व है। ये इसमें इन दोनों तत्वों में के विषय में बताया गया है। इसके साथ साथ जहाँ ये तत्व है, तो तीसरा तत्व आता है संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा तत्व है संस्कृति। वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि अगर वो अंग नहीं है तो शरीर का संचालन नहीं हो सकता है। मस्तिष्क के बिना शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार संस्कृति के बिना मानव जीवन की कल्पना करना भी व्यर्थ है। मनुष्यों ने युगों युगों जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध मात्र का मतलब है ऐसा सिर, ऐसा धड़ जो सिर से रहित हो। सिर रहित धड़। भूमि है, जन है, लेकिन संस्कृति नहीं है। संस्कृति ही मस्तिष्क है। संस्कृति जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही, अर्थात उन्नति के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जब संस्कृति होगी। संस्कृति का हम पालन करेंगे, अपनी संस्कृति को मानकर चलेंगे, संस्कृति के नियमों के अनुसार चलेंगे, तभी कोई राष्ट्र उन्नति कर सकता है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, अलग कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप हो जाएगा। तो राष्ट्र नहीं रह जाएगा। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। पारस्परिक समन्वय की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की
अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग भावना के अनुसार अलग अलग संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उनका मूल आधार जो है वो क्या है? पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर के राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर के समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार की नदियां रहती हैं, अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, मगर अंततो गत्वा उनका समावेश सागर में होता है। सागर में ही जाके मिलती हैं, वो एक साथ जाती हैं, एक साथ मिलती हैं। यही स्थिति है, यही कड़ी है संस्कृति, यही एक कड़ी है जो सबको विभिन्न जाति धर्म के लोग जो हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले हैं लोग, सबको ये संस्कृति जो है वो एक कड़ी है जिसके द्वारा सब एक सूत्र में बंधते हैं और राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति से समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार हो जाता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता होती है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है, लाभदायक है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले, स्वतंत्र रूप से जन्म लेने वाले, लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृत का अमित भंडार भरा हुआ है। जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है।
राष्ट्रीय संस्कृत के परिचय काल में इन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। कहते हैं पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। उन्हीं की परंपरा पर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और उसके तेज को अपनी भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। जो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, पूर्वजों ने जो हमारे सामने अपना चरित्र, धर्म विज्ञान रखा है सामने, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, राष्ट्र को बढ़ाने का स्वाभाविक तरीका है। जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखना चाहता है, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। बहुत ही अच्छा लेख लिखा है वासुदेव जी ने। ये पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद बच्चों।